आज हम एक टॉपिक पर कि जैसे कि आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है मस्कुलर पेन। और जिसके लिए हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर भुवनेश चतुर्वेदी सर, जो ऑर्थोपेडिक एमएसए सर्जन है और कुछ ही देर बाद हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं अभी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। क्या आप सुन पा रहे हैं सर? Bluetooth mode. Very. हेलो। जी डॉक्टर साहब, हेलो। जी, गुड आफ्टरनून। जी जी सर, गुड आफ्टरनून। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर ज्वाइन किए हैं सर। और आज हमारे साथ हमारे सभी हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं सर। और सर पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपना जो है इंट्रोडक्शन सर दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर भुवनेश चतुर्वेदी, एमबीबीएस एमएस। तो मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई 2005 से लेके 2009 में करी हुई। उसके बाद कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर मेरे एमएस की पढ़ाई 2011 से लेके 2014 तक करी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। टोटल मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है। और कोविड के टाइम पे मैं काफी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जुड़ा भी रहा, तो उसमें कई तरह के पेशेंट जो तब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे या उनको हड्डियों की तकलीफ थी, तो उनको मैंने देखा है। और इसी दौरान जियो से भी मैं पिछले 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत तो सर धन्यवाद सर। अभी तक जैसे आपने सर जो पेशेंट देखे हैं, तो अगर किसी पेशेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहो कि जियो पे दिखाने की वजह से उसको ये बेनिफिट हुआ और कहीं ना कहीं वो उस चीज को लैग कर रहा था उस एक ट्रीटमेंट। डिसलोकेशन का शायद फ्रैक्चर उसको, पेशेंट का उम्र अप्रोक्स यानी मेल 30 ईयर का होगा। उसको चोट लग गई थी, वो गिर गया था। उसने अपने आसपास दिखाया, एक्सरे कराया और उसमें डिसलोकेशन आया था। तो उसको सजेस्ट किया गया भाई एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसके लिए आपको तुरंत ही जाके उसको रीलोकेट कराना पड़ेगा। कोई भी अपना कंधा हो, हिप जॉइंट हो, पेल्विस हो, एल्बो हो, अगर अपनी जगह से हट जाता है तो उसको अपनी वापस ओरिजिनल जगह पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जितनी देर वो बाहर रहता है उसमें वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से आगे नॉन यूनियन या फिर स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, ये सारे हो सकते हैं। तो उसको तुरंत देखा गया और उसे अकॉर्डिंगली सजेशन किया गया ताकि उसने अपने आगे का ट्रीटमेंट करा पाए। बहुत बढ़िया सर। वही है सर, ऐसे ही एग्जाम्पल को हमें सेट भी करना है। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स भी इसी मुहिम में जुड़े हुए हैं कि गांव में एक अच्छी सर्विस पहुंचे। लोगों जो लोग परेशान हैं, महंगा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते शहर जाना वहां पे इलाज करवाना, उसी चीज को थोड़ा सा और सुविधाजनक तरीके से, अच्छे तरीके से गाँव में हमें पहुंचाना ही हमारा मकसद है। तो उसके रिगार्डिंग ही सर, जैसे आज का हमारा एक टॉपिक है जो कि मसल पेन, तो उस पे सर हम, मैं चाहूंगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर्स को आप थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे क्या कुछ उसमें होता है। मसल पेन यानी कोई भी मसल्स में पेन अराइज होता है, यानी स्टार्टिंगली कोई इंजरी अगर पेशेंट अच्छा खासा चल रहा है, गिर गया है, उसके हिसाब से हो सकता है। कुछ लोग जो लंबे टाइम सिटिंग जॉब करते हैं, जो 9 to 4 में रहते हैं, या जो गवर्नमेंट सर्विसेज है जहाँ मूवमेंट कम रहता है, या कुछ लोग जो स्टैंडिंग ऑक्यूपेशन में है, पुलिसमैन, टीचर, सिटिंग जॉब,
उनको मेनली मसल पेन या मस्कुलर पेन रहता है। उसके अलावा भी चोट लगने की वजह से मस्कुलर पेन हो सकता है। लॉन्ग टाइम सिटिंग, या हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैं कल तक काफी ठीक था, फिर मैंने कुछ लॉन्ग यात्रा करी या ट्रेन में बैठा रहा, बस में बैठा रहा, तो उसके हिसाब से हो सकता है। प्लस ओल्ड एज पेशेंट में, जब जिनमें बोन कैल्शियम डिपोजिशन कम रहता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, उन केसेस में भी मस्कुलर पेन या बोन पेन की संभावना ज्यादा होती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और सर ये जैसे मस्कुलर पॉइंट ये पेन है, तो सर इसमें जैसे कि मस्कुलर एट्रोफी या मसल्स एट्रोफी, तो सर इसके बारे में आप बताना चाहेंगे सर कुछ? नहीं, मस्कुलर एट्रोफी तो मेनली उन केसेस में होती है जहाँ पेशेंट बेड रिडन रहता है और वो मसल यूज में नहीं होती है। जैसे कोई कोमाटोस पेशेंट है या स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, वो मसल पाँव की, हाथ की या बैक की यूज नहीं होगी, तब जाके वो एट्रोफी हो जाती है। और तो कंपेयर करने के लिए अपोजिट साइड से देखते हैं कि हाँ भाई, इसका गर्थ अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर्स है, 100 सेंटीमीटर्स है, और कंपेयर करेंगे तो वो काफी छोटा, पतला और दुबला दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म उन्हीं यस सर, केसेस में कंटिन्यू। से देखा गया होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था, जैसे ना जनरल टाइप ऑफ मसल पेन कौन कौन से होते हैं सर, उनका कैसे हम थोड़ा सा डायग्नोसिस करें कि हाँ ये कौन से टाइप का मस्कुलर पेन है? वो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक पेन, बैक पेन, एल्बो पेन, नी पेन, जो भी जॉइंट्स है हमारे शरीर में, वहां पर उस जॉइंट पे प्रेशर आने पे या लॉन्ग टर्म किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में बैठने की वजह से उसमें पेन हो सकता है। तो पेन अगर वो कंटिन्यूस है, कई दिनों तक है, और डेली एक्टिविटीज यानी जो कि रोजमर्रा की हमारे काम या एक्टिविटीज में जी सर। डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन केसेस में पेशेंट को ऑब्वियसली जाके एक परामर्श लेना चाहिए, और जैसा भी डॉक्टर सजेस्ट करे उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे फॉलो करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर कि जैसे कि ये देखा गया है कि मस्कुलर पेन जो हो रहा है सर आज की डेट में, और कभी कभार रिब्स और स्टर्नम के आसपास में होता है सर, तो कभी कभार पेशेंट ये सोच लेता है कि ये मतलब चेस्ट पेन हो सकता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे सर हमारे हेल्थ पार्टनर्स को? उसमें यानी दो तीन तरह के अलग अलग पेन है। एक तो जो पेन खाने की वजह से या पेट से उठ रहा है, वो एसिडिटी की वजह से। कोई पेन अगर लेफ्ट साइड रेडिएट कर रहा है, शोल्डर या आर्म में जा रहा है, वो हार्ट की वजह से। फिर अकेला अकेला स्पेसिफिक वो चेस्ट या रिब में है, तो वहां पे कोई चोट या इंजरी लगी है, या फिर उसके लोकल पैथोलॉजी की वजह से पेन है। तो हमें बाकी चीजों को नलिफाई करने के बाद डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि ये पेन एग्जैक्टली किस वजह से आ रहा है, और वो कितने टाइम ड्यूरेशन है, एक्यूट है, एक्यूट है, क्रोनिक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि वो सर से एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी। सर गुड आफ्टरनून। जी बताइए। मैं सोनू कुमार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, सर आंख जांच सेवा केंद्र ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर। सर हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे जिनको कंडीशन क्या थी, उनको शोल्डर प्रॉब्लम थी। उनको ठीक है। मतलब बताए जो सारे में गांव में आपस में मतलब हंसुन झगड़ा करने के कारण जो है उनके हाथ जो है यहाँ से उठना बंद हो गया। तो हमने उनका एक्सरे जब करवाया तो वो बोल्ट वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी उनके हाथ हैंड जो है ऊपर हो नहीं रहा। वो ऊपर होने में वो दर्द के कारण बेचैन। जब मैंने उनको तो मेडिसिन उसके चलाया। ऊपर ऐसा है कि वो लंबे समय से अगर उनको पेन या तकलीफ है और उन्होंने वहाँ की रेंज ऑफ मूवमेंट या एक्सरसाइज नहीं की, तो स्टिफ होने की वजह से वो हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। तो क्या उन्हें सर उन्होंने उठने की स्टिफ हो संभावना है? गया। उठने हाथ हैंड उठने की समस्या है सर, ऐसा मतलब लगता है कि उठ सकता है फिर भविष्य में? तो ऐसे नहीं बोल सकता, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, और जी जी। कब चोट लगी थी, उसके कितने दिनों के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, इन सबको देखने के मतलब बाद बताया। लेकिन ऑब्वियसली अभी की भी कोई भी कंडीशन है, उससे ट्रीटमेंट करेंगे तो सुधार तो जरूर होगा। यानी ऐसा नहीं कि कुछ सुधार ना हो, मतलब ये डिपेंड करता है कि जी जी। कितने परसेंट सुधार होगा।
मतलब चोट लगने के 1 मंथ बाद हमारे पास आए थे, तो वो हाँ, तो तो हाथ उन्होंने इनिशियली हाथ टाइम में कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स या रिजल्ट थोड़ा डिले है। तो ये हाथ यहाँ से अधिक नहीं उठा था। जब मैंने मेडिसिन चलाया तो वो हाथ यहाँ तक है, एक्सरसाइज कराते कराते। उसमें और फिजियोथेरेपी होती है, फिर सीपीएम एक्सरसाइजेस होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के अलाइन, वो मशीन पे रखने के बाद फिर प्रेजेंट पोजीशन से ज्यादा उठेगा। मेडिसिन के बारे में कुछ यदि बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। नहीं, मेडिसिन होती है इसमें पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लामेशन, सिम्टोमेटिक मेडिसिन है। जी। कम हो गया है पहले के पहले तो 110। इसमें बहुत सारे जो ऐसे हड्डी के डॉक्टर आते हैं जिसको कहते हैं कि एथ हेल फोर्ट करके एक टैबलेट आती है जिसमें सारा कंपोनेंट्स मिक्स रहता है, वो चलाओ, ऐसे करो वैसे करो, हर चीज का अपना अपना रहता है। तो समझ में नहीं आती कभी कभी जो इस कंडीशन में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। नहीं नहीं, तो आपने किसी पेशेंट को एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया, अगर उससे रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपकी सजेशन ये रहेगी कि आप हायर सेंटर में जाके फेस टू फेस डॉक्टर के पास दिखाएं, क्योंकि आप टेलीमेडिसिन की एक लिमिटेशन है, आप जी जी बातों से पूरी हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं जब तक एग्जामिनेशन ना हो। जी जी तो जी। आप 1-2 बार दिखाएं, उसमें नहीं रिलीफ मिलता तो आपको रेफर करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप ऐसा नहीं मतलब सोच सकते कि आप वो जो सारे हाँ पेशेंट को वहीं अच्छा कर देंगे। जी जी, वो पेशेंट जो हमारे पास आई थी तो वो समथिंग ये 15 दिन पहले आई है। तो वो हैंड हैंड जो है उसका ये सेट था। अब मैं लगभग पूरा समझ स्टेट। गया, आप हाँ एक हाँ। दो बार उनको ट्रीटमेंट दीजिए, अगर नहीं होता है तो आपको बोलना है कि फेस टू फेस जाके हॉस्पिटल में ही दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है। अच्छा अच्छा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मनीष सर, आप पूछ सकते हैं सर से क्वेश्चन। हेलो। जी यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ये तो आफ्टरनून हेलो। है, गुड आफ्टरनून। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर। मेनिस्कल मनीष सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार आप दोबारा नाम मैं कीजिए सर। रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके माइक खोलें तो बाकी आवाजें इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, आई वांट टू आस्क अबाउट लेटरल मेनिस्कल टीयर सर। लेटरल मेनिस्कल टीयर ऑफ नी। So what is lateral meniscal tear and is the conservative treatment possible for that? इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द टीयर, कितना हुआ है उसमें परसेंटेज है, लाइक अप टू 25%, अप टू 50%, 75% और 100%। अगर इनिशियली थोड़ा हुआ है तो ठीक है, 50% से ज्यादा है तो उसमें फिर आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर की जरूरत है। आर्थोस्को और अगर बिलो सर 50% है तो सर इसमें फिर कौन कौन सी मेडिसिन चलेगी? तो फिर कंजर्वेटिव मेडिसिन, पेन के लिए, कैल्शियम के लिए, और कार्टिलेज डिजनरेशन के लिए ग्लूकोसामाइन। Okay. And sir, is there any need for any other investigation like MRI, CT scan for that, वो or टेर तो only MRI में ही arthroscopy? दिखेगा, टेर MRI में ही दिखेगा, एक्सरे में टेर नहीं दिखेगा ना। Okay, sir. Is there any injection recommended for that, sir, like steroid injection, intralesion? उसका कोई सिग्निफिकेंट प्रूवन रोल नहीं कि वो कुछ हीलिंग में मदद करेगा। तो सर ये लेटरल मेनिस्कल टीयर में सर कार्टिलेज टीयर होता है या फिर वहां पे जो फ्लूइड होता है वो मतलब वो कम नहीं हो नहीं जाता है वहां पे? मेनिस्कस टेयर होता है, फ्लूइड अलग है, कार्टिलेज भी अलग है, मेनिस्कस अलग है। अरे सर नमस्कार नमस्कार। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। हेलो। जी मनीष सर, कंटिन्यू पूछिए आप। Sir, so sir, can you give sir brief idea, sir, what is meniscal? What is difference between cartilage and meniscus?
नी जो होता है उसके आसपास मीडियल और लेटरल साइड जो स्ट्रक्चर्स उसको प्रिवेंट करते हैं वो है मेनिस्कस। कार्टिलेज मतलब बोन के ऊपर की जो परत है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। और Okay. इंट्राकार्टिकुलर फ्लूइड जो रहता है वो फ्लूइड तो है ही जो लुब्रिकेशन के काम करता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। Okay. Okay, sir. Apart from medicine, physiotherapy will help in meniscal tear. हाँ, इनिशियल फेज में मैंने फिजियोथेरेपी हेल्प करेगी। ओके। और सर इसका कंप्लीट हीलिंग पॉसिबल है अगर 50% है मेनिस्कल टीयर, सो इज इट पॉसिबल इट विल कंप्लीटली कंप्लीट लाइक दैट? नहीं होगा लेकिन पेशेंट की डेली एक्टिविटीज चलती रहेंगी विदाउट मच डिस्टरबेंस। ओके, तो सर कंप्लीट हीलिंग के लिए फिर क्या करना पड़ेगा अगर भाई से 25-30% के आसपास टीयर है? नहीं तो 25% अगर हुआ है तो धीरे धीरे अपने रिजोल्व होके वो 15% 10% पे आ जाएगा और उतना वो बना रहेगा। अच्छा, मतलब कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है? कोई चीज अगर फट गई है तो अपने आप वो नहीं जुड़ेगी ना। तो अल्टीमेटली आर्थ्रोस्कोपी में जाना ही पड़ेगा मतलब? अगर वो प्रॉब्लम देता है तो, प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो जरूरी नहीं है। Okay, so sir, after arthroscopy, will it be cured completely after doing arthroscopy? 80 to 90%। So patient can live like he was living before. Can he do his daily activity like before? वो तो विदाउट सर्जरी भी करेगा लेकिन उससे बाकी वो दौड़ सकता है, थोड़ा अच्छी तरह चल सकता है, लेकिन फिर भी जिस नी में टेयर नहीं हुआ है उस नी जैसा तो नहीं रहेगा, थोड़ा उसको कभी ना कभी पेन हो सकता है। After surgery also? सर्जरी हो। सुबह से ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सनलाइट मल्टी स्पेशलिटी सर, आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी हेलो। हाँ जी सर बताइए। मैं कह रहा था सर, जो हील पेन होता है उसका काजेज और ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिए। हील पेन में पहले तो एक्सरे करना है हमें। अगर उसमें कैल्केनियल स्पर है तो जी उसमें इंजेक्शन लगता है। हील कुशन आते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर फर्मेंटेशन होता है। तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग है, जैसा उसका एक्सरे आता है उस पर डिपेंड करता है। यस सर। उसके अलावा सोहेल जी आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, और कोई नहीं। हमारे और किसी हेल्थ पार्टनर कुछ भी सवाल हो या कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ सर से सलाह लेना चाहते? जी सर। जी सर मैं बोलिए। सजेस्ट करूंगा कि एक एक कर कोई अनम्यूट करिए, जो जिनको पूछना है वहां नहीं रहेगा। जी सुभाष जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोले सर, काफी पेशेंट्स आता है मसल स्पार्स के लिए, जो पैर के नीचे में जो एथन टाइप का हो जाता है, उस समय हम लोग एमआर टैबलेट देते हैं, और एमआर में टैबलेट देने के बाद में काफी कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसा पोलराइजेशन होता है ना, तो उसमें वोमिटिंग होता है, तो उस समय एंटासिड भी देते हैं। उसके लिए सर उसके साथ एक एंटी एसिडिटी देना है, क्योंकि पेन की हर मेडिसिन के साथ वॉमिटिंग नोशिया के सिम्टम्स तो कॉमन ही है। जी जी जी। तो अपने उसके को लिए एंटासिड जैसा आपका वैसा चीज का भी रेनिटाइडिन हुआ या डॉम्पेरिडन हुआ, जो भी हो, लेकिन ये एटम के बाद कुछ टेस्ट होता है विटामिन B12 का, उसमें काफी हाई आता है, जैसा कुछ पेशेंट का 26,000। उन पेशेंट्स को कहना है कि मेडिसिन डेली नहीं लेनी, एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी, तो उसका जब तक हाँ टाइम होगा वो बॉडी से निकल जाएगी, फिर दूसरी जाएगी। जब ओवरडोज होता रहता है फिर उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। ठीक है। और एक है कि अगर विटामिन B12 ज्यादा होता है तो इंजेक्शन देना ठीक रहेगा सर? नहीं, क्योंकि हम फिर जरूरी काफी नहीं, फिर जरूरी नहीं। कोई जब जरूरी कम नहीं है, है, काफी काफी कम है तभी इंजेक्शन, वरना फिर ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन नहीं चलेगा, इंजेक्टेबल नहीं करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
अच्छा मनीष जी, अपना ये क्लिनिक किस नाम से है? डॉक्टर मनीष नाथ। हेलो हाँ सर, जी सर। हाँ अभी मैं अभी नेक्स्ट मंथ ओपन। अच्छा अच्छा। सर बेसिक अच्छा मनीष जी, अगर आप अपना एक नंबर कमेंट में डाल दो आप, ताकि मैं एक आपसे कनेक्ट करना चाह रहा था, आपसे बातचीत करना चाह रहा था। आप नंबर अपना ना एक अगर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ऐड कर। कमेंट में डालता हूँ सर। मेरा क्वेश्चन एक और था सर से। जी जी बोलिए। हेलो हाँ सर, जी सर पूछो। I want to ask one more question, sir. Which muscle relaxant will be best, sir, in case of muscle spasm, muscle pain, like thiocalcicoid, chlorzo? हाँ ये ठीक है, thiocalcicide क्लोरोक्विन ठीक है। जेरोडोल MR, MR, ये मेडिसिन ठीक है। Compare, sir. Muscle relaxant will हाँ thiocalcicoid. जेरोडोल MR ठीक रहेगा, क्योंकि कंटेंट तो अंदर लगभग सेम आता है, लेकिन अगर कंपनी बड़ी है तो उसकी मेडिकेशन में रिजल्ट बाकी कंपनी से अच्छे आएंगे जो कि नई कंपनियां हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन। Chlorzoxide. So which will be, बता दिया ना, जेरोडोल MR। so in Zerodolema, sir, there is a thiocalcicoid or chlorzoxazone? thiocalcicide। Now, muscle injection also available in market or not right now? नो, Only वो tablet. डिक्लोफिनेक या ट्रेमाडोल, वो सब है। मैडम उन्हें बोल। Okay. ठीक है मनीष जी, अपना नंबर एक बार आप ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक आशुतोष सिंह सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो। जी हाँ सर, फ्रोजन शोल्डर जो पेशेंट आता है सर, उनका जो पार्ट से होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? एक्चुअली ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मेनली डायबिटीज वाले पेशेंट्स को रहता है, तो डायबिटीज कंट्रोल, फ्रोजन शोल्डर के लिए पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के मेडिकेशंस और रिगरस फिजियोथेरेपी करनी। उसका मैं फर्स्ट ट्रीटमेंट, जैसा काफी सीवियर पेन होता है तो इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे डायनापर एक्वा हो गया, इंजेक्शन लगा डायबिटीज देते हैं कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये सब बातें कोई काम की नहीं है। डायबिटिक पेशेंट के लिए, और नॉन डायबिटिक के लिए। और ज्यादातर वो डायबिटीज पेशेंट में ही रहता है। जी। तो पहला नॉन डायबिटिक डायबिटीज कंट्रोल मेडिसिन, और फिजियोथेरेपी। डायबिटिक अगर नहीं है सर, तो फिर डायबिटिक के अलावा बाकी ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो गुड आफ्टरनून सर। जी सर मेरा एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये जो हमारे यहाँ कुछ एक पेशेंट है, उसको टर्माडोल कंटिन्यू दिया गया था, तो उसका जो है उसे अब वो देते हैं तो आराम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो उसको हटाने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? उसका डोज धीरे धीरे टेपर करना है। अभी जितना ml देते थे उसका आधा दो, फिर उसका आधा, फिर धीरे धीरे वो जब कम करोगे तब जाके उसका बाकी दवाइयां उसको काम करेंगी, वरना बाकी दवा उसको रेसिस्टेंट हो जाएंगी। ओके। और सर ये एक ये क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ मसल्स की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा आ रही है, जैसे पैरों से नीचे, घुटने से नीचे आती है, पिंडलियों में सबसे ज्यादा है, और एक सुनपन आता है सर। सुनपन नस की की कमजोरी की वजह से, विटामिन B12 या कमर में दबी है। बाकी पिंडलियों में दर्द दिन भर काम करने के बाद एवरेजली किसी को भी हो सकता है, तो वो एक बीमारी की कैटेगरी में नहीं है, वो वर्क करने का एक हैजार्ड मान सकते हैं। एक्चुअली कुछ पेशेंट है सर जो वर्क ही नहीं करते इतना कुछ, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत चलेंगे तो उनके पैरों में वो दर्द फिर होने उनको लगता कैल्शियम, विटामिन D, यूरिक एसिड, इन सब की जांच की जरूरत है। है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर हील पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हील पेन का मैंने बताया, आपने शायद सुना नहीं।
कारण यानी मेनली एज, मिडिल एज में कैल्किनियल स्परी के कॉमन सिम्टम को उसका रीजन है, फिर प्लांटर फेशियाइटिस है, या फिर हील में लगी कोई स्पेसिफिक इंजरी है, ये कारण हो सकते हैं। हेलो सर, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, ओल्ड एज। हम्म। तो सर एक्चुअली उनका जो दोनों नी है वो नी से लेके पूरा नीचे तक फीबिया टिबुला दोनों वो बैंड हो चुका है। फिर उसमें सर्जरी की जरूरत है। सर वो अवॉइड करना चाहते हैं, बट सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे हैं, बस पेन को तो फिर कंट्रोल उसको करने के पेन लिए की कुछ। मेडिसिन से काम चलाना है, लेकिन वो कुछ टाइम में दवा काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि कंटिन्यूस लेंगे तो उनका असर कम हो जाएगा। ठीक है। जी सर, क्या एडवाइस कर सकते हैं उनको पेन के लिए जो लॉन्ग टाइम तक दे सकें? एक्साइक्लोफेनेक दे सकते हैं, और ज्यादा दर्द के लिए ट्रेमाडोल बैकअप रख सकते हैं। ओके ओके सर। डिक्लोफेनेक दे सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? राहुल सर पूछिए आप। दाढ़ भी दर्द है और एक दो दो। हेलो सर, जय हिंद। जी बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। अ, दर्द के पैरों में दर्द के साथ में जो स्वेलिंग हो जाती है दिन में चलने फिरने पे, और रात को सोने के बाद में स्वेलिंग नहीं रहती है, तो ये क्या कारण हो जाता है सर? वो पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। अगर 40+ या 50 है तो उनको फिर ब्लड प्रेशर के लिए और किडनी इश्यूज के लिए चेक करना है। अगर यंग एज है तो फिर बीपी भी वहां बढ़ पर जाता कोई है उस कंडीशन में। चोट तो नहीं लगी है, वो देखना है। किडनी वगैरह सही है, बीपी बढ़ जाता है उस कंडीशन में, जो स्वेलिंग हो जाती है दिन में और शाम को सोने के बाद में एकदम नॉर्मल में आ जाती है। तो उनके फिर यूरिक एसिड, कैल्शियम, आर फैक्टर, विटामिन डी इनके रिपोर्ट्स कराने हैं। जी सर। तो उसमें पता लगेगा कि ये पॉजिटिव होगी तो। फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आगे का अलग होगा। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं सर? हेलो। जी राहुल जी सर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ यस रही सर। है। सर के पेशेंट हैं सर, जिनको सर सीने में आफ्टर थोड़ा लग गई थी, यानी किसी गाय ने ठोकर मार दिया था सीने में। तो उसके बाद उनको दर्द हुआ, कुछ समय ट्रीटमेंट किया, दर्द सही हो गया, लेकिन आफ्टर 10-15 डेज बाद दोबारा से दर्द होने लगा। इसके बाद एक्सरा भी करवाया तो एक्सरा में कुछ नहीं आया, ऐसे लगा कि कुछ रप्चर हो गया हो या कोई बोन फ्रैक्चर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पेशेंट को दवा खत्म होने के बाद 2 से 4 दिन के बाद दर्द होने लगता है। उसके लिए सर क्या करें? नहीं, वो उनको जो चोट लगा था, जो गाय ने सींग मारा था चेस्ट में, वो एक ब्लड इंजरी है। रिब्स जो होते हैं वो हर बार सांस लेने पे ऊपर नीचे जाते हैं, तो ये कम से कम उसमें 1 महीने से 3 महीने का टाइम एवरेज लगता ही है किसी भी पेशेंट को उस दर्द को पूरा जीरो होने में। तो उनको वेट एंड वॉच, और दर्द है तो मेडिसिन चालू ही रहेंगी। ऐसा है। ऐसे कुछ सर जेल जेल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर डाइक्लोफेनाक ही, या फिर कोई क्लॉटिंग, कोई ब्लड वगैरह क्लॉट हो जाता है उसके लिए थ्रोम्बोफॉब वगैरह आते हैं, वो दे सकते हैं क्या? तो उनको क्लॉट हुआ है ब्लड। थ्रोम्बोफॉब जेल नहीं आते सर, इसको ब्लड वगैरह क्लॉट हो जाता है उसमें लगाते हैं। उस पेशेंट को ब्लड क्लॉट हुआ है। शायद क्योंकि वहां पे जो साइन आ रहा था वो नीला सा थोड़ा दिख रहा है। नहीं, अब तो उसको काफी दिन हो गए, तो अब वो थ्रोम्बोफॉब जेल का कोई खास काम नहीं है, बस डिक्लोफेनाक जेल यूज करना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच नमस्कार। सर। मेरा एक सवाल है। जी सर पूछिए। ये कह रहे हैं सर, जैसे कभी कभी खेलते वक्त या फिर सोए हैं तो अचानक से जैसे कमर में दर्द हो जाता है या पीठ वोट में दर्द हो जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है सर। तो इसका मतलब पेन किलर देते हैं नॉर्मल, तो थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर से वो होने लगा। तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या है? मतलब ये नस में होता है कि मसल में पेन पेन के होता है? साथ फिजियोथेरेपी करनी है, और कैल्शियम और विटामिन B12 के लेवल चेक करने हैं। अगर उनकी कमियां रहती तो उसके हिसाब से कभी भी पेन हो सकता है।
तो इसका मतलब पेन किलर लंबे समय तक देना पड़ेगा या फिर वो कैसे होगा? ब्लड टेस्ट में उसके लेवल्स क्या आते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो तो फिर कैसे चेक होगा सर, कैसे मालूम चलेगा? ब्लड टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो ब्लड टेस्ट में क्या है, हीमोग्लोबिन बताएं, क्या बताया सर? कैल्शियम, यूरिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन B12। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं? अब और कोई नहीं है तो फिर वाइंड अप कर सकते हैं। श्रेया उपाध्याय जी, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सर? श्रेया उपाध्याय हाँ तो फटाफट बुलाओ उनको। सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सर से? श्रेया उपाध्याय। हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि सर किस मतलब किस टाइप का सर आप कंसल्टेशन हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन से वो किस टाइप के पेशेंट है जिसको हमको रेफर करने की जरूरत रहेगी? पहले बात तो नॉर्मल अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी है, तो वो पेशेंट टेलीमेडिसिन के लिए नहीं है। कोई क्रॉनिक पेशेंट है जिसको कई जी सालों जी। से प्रॉब्लम है, वो टेलीमेडिसिन के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी, डिलीवरी वाले केसेस प्रेगनेंसी के लिए नहीं है। कैंसर, मैलिग्नेंसी, वो सब भी नहीं। जो एक्यूट कंडीशंस आई हैं और जिनमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, वही आप कर सकते हैं। हेलो सर। जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी हेल्प पार्टनर से, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। वो रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलता है। आप होस्ट है तो आपको संभालना है ना सही से काम। हेलो, नमस्कार सर। जी बोलिए। एक क्वेश्चन मेरा है सर। बोलिए। एक महीना पहले माथा में चोट लगा था, उस समय दर्द के लिए दवा, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक सब दिया गया था, उस समय ठीक हो गया था। और एक महीना के बाद फिर दर्द होने लगा है, और सिर जहाँ पर चोट लगा था दर्द हो रहा है वहां पर मतलब सुन्नपन लग रहा, सुनापन। वो फिर उसके लिए क्या टेलीमेडिसिन के करें? लिए नहीं, आपने इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया, अब उसको न्यूरो ओपिनियन लेना पड़ेगा। जी। तो हर किसी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, 1 से 2 बार आप देख सकते हैं। अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर वो केस को आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए ही, वो भी हॉस्पिटल में ही दिखाने के लिए। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा आपसे कि सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, हमारे हेल्थ पार्टनर्स को, क्योंकि ये काफी केस आते हैं सर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मेनली यानी उन लोगों में देखा गया है जो बैठ के सिटिंग एक्टिविटी करते हैं या जिनका लैपटॉप का वर्क है। नॉर्मली 8 to 9 आवर्स गर्दन को सीधा रखना पड़ता है। बैंकिंग प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स, या घर में भी कोई सिलाई बुनाई करता है, उन लोगों को होता है। तो उस केस में क्या है, उनके गर्दन का स्टिफनेस हो जाता है और स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है, जो कि गैप कम हो जाता है दोनों बोन्स के बीच में, सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक। उस केस में उनको सिम्टोमेटिक फिजियोथेरेपी, एक्सरे, मेडिकेशंस, इनसे रिलीफ नहीं मिलता तो MRI, उनमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है और सर अपना कीमती समय निकाल कर ज्वाइन किए हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी हेल्प पार्टनर्स के भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी अपना कीमती समय निकाल करके ज्वाइन किए हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। ठीक है।